तो मिला जुला के ये वर्ष मेष राशि वालों के लिए अच्छा होने वाला है। और बहुत ही उल्लेखनीय बात ये है कि नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य राखी, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप सभी लोगों को नव वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक मंगल कामनाएं। आने वाला वर्ष आप सभी लोगों के लिए बहुत बहुत मंगलकारी हो। आज मैं शुरुआत करने जा रही हूँ मेष राशि का 2025 के वार्षिक राशिफल से। मेष राशि होती है मंगल की प्रथम या मूल त्रिकोण राशि। मेष राशि वाले होते हैं बिल्कुल साहस और उत्साह से भरे हुए। इनमें मंगल की जो सारे गुण होते हैं वो होते हैं। इनमें बहुत सारा करेज और साहस होता है। ये बहुत ही उत्साही होते हैं। ये बहुत प्लीजेंट पर्सनालिटी के होते हैं। इनको लीड करना पसंद होता है। पर जो कमी होती है वो ये होती है कि इनमें धैर्य की कमी होती है। ये इतना धैर्य नहीं रख पाते और कभी कभी कुछ परिस्थितियों में ये अपनी साहस को दुस्साहस में बदल लेते हैं। यानी कि ये वो कार्य भी कर जाते हैं जो इनको नहीं करना चाहिए। अब 2025 मेष राशि वालों के लिए कैसा बीतेगा? एक्चुअली 25 है बहुत सारे तरह के परिवर्तन का साल। यानी कि इस साल में बहुत सारे ग्रह, वैसे तो शनि को छोड़कर सभी ग्रह एक साल में अपनी राशि एक बार बदलते ही हैं। जुपिटर एक साल में अपनी राशि बदलते हैं और राहु केतु 1.5 साल में अपनी राशि 18 महीनों में बदलते हैं और शनि 2.5 साल में बदलते हैं। पर ये साल कुछ ऐसा है कि इस साल में शनि का भी गोचर हो रहा है जो कि कुंभ से मीन राशि में जाएंगे। जुपिटर तो अतिचारी होकर गोचर करेंगे ही, उसके अलावा राहु केतु का भी गोचर होगा। अब मेष लगन वालों पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? सबसे पहले तो मेष लगन जब वर्ष की शुरुआत होगी उस समय मेष लगन के मालिक जो हैं वो रहेंगे कर्क राशि में। और वैसे वो नीच के रहेंगे, लेकिन चूंकि मेष राशि में वो वक्रीय हो चुके होंगे तो ऐसा मानते हैं कि जब कोई नीच का ग्रह वक्रीय हो जाता है तो उसका नीच भंग हो जाता है। इस हिसाब से मंगल का नीच भंग हो जाएगा। और दूसरी एक खासियत ये है कि ये वक्रीय चाल से चलते हुए कर्क राशि से वापस पीछे की ओर चलते चलते दूसरी राशि में प्रवेश कर जाएंगे। ये बहुत ही यूनिक स्थिति होती है। जब कोई ग्रह एक भाव को, जैसे मिथुन से वो कर्क में आया और कर्क से वक्रीय होकर वापस मिथुन में चला गया, तो इसको कहते हैं फॉलन प्लैनेट। यानी कि अपने घर से वो एक बार तो आ चुका है, फिर उस घर में गया, तो अब उसका उस घर में वापस जाना ये इतना शुभ नहीं माना जाता। बिल्कुल उसी तरह जैसे कि आप कोई डिसीजन लेने के बाद उसको बदल लेते हैं, उसको दोबारा से करते हैं, तो उसमें वो वाली स्ट्रेंथ नहीं रहती। आप समझ रहे हो? मंगल की वैसी स्थिति होती है ये, या किसी भी ग्रह की वैसी स्थिति होती है। तो ऐसे में मंगल की नीचता तो भंग हो जाएगी, लेकिन फिर भी इतनी ज्यादा शुभता नहीं आएगी कि मंगल मिथुन में जाके वो उतना बढ़िया प्रदर्शन करने लग जाए जैसे कि उनसे अपेक्षित है। वो नहीं होगा, क्योंकि मंगल वहां पहुंच तो जाएंगे। वो तीसरे घर के कारक है मंगल मेष लगन वालों के लिए, लेकिन उनमें सुविधा नहीं बची रहेगी। इस बात का सदा ध्यान रखना है। इसलिए आपको मेष लगन वालों को अपने जो भी डिसीजन लेने हैं वो इस बात को ध्यान में रख कर लेने हैं कि मंगल की इस स्थिति में उनके ये डिसीजन गलत हो सकते हैं। अब चतुर्थ भाव में बैठकर जमीन या मकान या इस तरह की जो चतुर्थ भाव की जो चीजें होती हैं, कारक चीजें, उनसे रिलेटेड बहुत सारी चीजों की जिस भी तरह के प्रस्ताव आएंगे, जमीन के सौदे करने हो, इनमें बहुत बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति के मंगल में आपको किसी भी तरह की कोई हानि भी होने की आशंका है। इसके अलावा शनि का गोचर होगा वर्ष के प्रारंभ में। शनि लाभ भाव के मालिक बन के लाभ में बैठे हुए, यानी कि कुंभ में बैठे हैं, जो कि आपका लाभ भाव है। तो किसी भी ग्रह का अपने घर में बैठना उस घर की वृद्धि कराता है। तो वो 11th हाउस जो कि वृद्धि का हाउस है, जहां शनि बैठे हुए हैं, तो ये लाभ में वृद्धि करा रहा है। यानी कि दशमेश, एक तो शनि जो आपकी पत्री में क्या है, दसम और 11th भाव के मालिक हैं। दसम भाव जो आपके कर्म का भाव है, काम का भाव है, 11th जो आपके लाभ का भाव है। तो 10वें घर का मालिक अगले घर में जाके 10वें भाव के लिए तो अच्छा कर ही रहा है। यानी कि आपके काम अच्छा रहेगा, काम में बढ़ोतरी होगी, उसकी वृद्धि होगी, और लाभ में बैठकर वो लाभ को भी सुनिश्चित कर रहे हैं। आगे जब सैटर्न का गोचर मीन राशि में होगा तो ये स्थिति 10वें भाव के लिए इतनी ज्यादा शुभ नहीं रह जाएगी, लेकिन 11वें भाव के लिए ये स्थिति बहुत ही ज्यादा शुभ रहेगी। यानी कि लाभ का मालिक अपने से एक घर आगे पहुंच गया है, यानी अब वो लाभ में वृद्धि कर रहा है। अब क्या है, 12वां घर क्या होता है? 12वां घर होता है विदेश की भूमि, स्व अर्जित आय की भूमि।
ये 12वें घर की कुछ अच्छी क्लासिफिकेशंस है। तो इनमें भी शनि वृद्धि कराएगा, यानी विदेश से संबंधित अगर आप में से कोई लोग जो व्यापार करते हैं या कोई भी ट्रांजेक्शन है या कोई ऐसा काम होता है तो इसमें आपको जरूर ही फायदा मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा वर्ष के आरंभ में गुरु रहेंगे आपके द्वितीय भाव में, जो वृष राशि में। तो द्वितीय भाव धन कारक भाव है, धन के भाव में बैठे हुए बृहस्पति। देखो वैसे कारक भाव नाश है, तो कारक अगर अपने भाव में बैठ जाता है तो उस भाव का नाश करता है। इसलिए जब बृहस्पति मैंने बहुत सारी पत्रियों में देखा है कि द्वितीय हाउस में धन के कारक होकर बृहस्पति बैठे होते हैं, उन लोगों को धन संबंधी परेशानियों से गुजरना पड़ता है। उन लोगों के पास धन इतना इकट्ठा नहीं होता, उनको धन की कमी रहती है, जबकि वो अपने भाव में बैठे हुए हैं, उस भाव के कारक हैं और वो वही धन देते हैं। पर होती है दिक्कत, मैंने प्रैक्टिकली बहुत सारे लोगों की पत्री में ऐसी चीज देखी है। तो द्वितीय हाउस में बैठ के ये धन में इतनी वृद्धि नहीं करते, लेकिन बाकी चीजों में वृद्धि करते हैं। ये कुटुंब का भाव है, ये है भाव वाणी का, ये है भाव खाने पीने का। तो आपके कुटुंब में वृद्धि होती है, प्रेम होता है, आपकी वाणी बहुत ही मधुर होती है, आप बहुत ओजस्वी वाणी बोलते हैं। खाने पीने में आप मीठी मीठी चीजें, बहुत अच्छी अच्छी चीजें पसंद करते हो और आपको मिलती भी हैं। उसके बाद गुरु का गोचर अगले भाव में हो जाएगा और फिर इस भाव में भी गोचर होके मेष राशि वालों के लिए गुरु इतनी ज्यादा ना तो बहुत अच्छी बहुत बढ़िया पोजीशन में रहेंगे और ना ही इतनी खराब पोजीशन होगी। पर तृतीय भाव में रह के शनि 9वें भाव पे अपनी पूर्ण दृष्टि देते हैं, तो आपकी दूरस्थ या धार्मिक यात्राओं का योग बनता है। तो ऐसे समय में आपकी धार्मिक या दूरस्थ यात्राएं संभव है और साथ में आपकी भाग्य की वृद्धि होती है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपको कोई ऐसा मौका मिलता है तो आप इसका ग्रैब करें, जरूर जाएं घूमने, इस मौके का लाभ उठाएं। और पूरे साल में जो आपके स्वास्थ्य की स्थिति रहेगी वो उतार चढ़ाव वाली रहेगी, यानी पूरे साल ना तो आपका स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा खराब होगा, ना ही बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, ना बीच बीच में कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। धन की स्थिति अच्छी रहेगी, करियर की स्थिति अच्छी रहेगी और चतुर्थ भाव में नीच के मंगल बैठ के आपकी माता के स्वास्थ्य में कुछ जरूर उतार चढ़ाव आ सकता है, या जो मैंने पहले भी बताया आपको जमीन संबंधी लेन देन में आप कुछ सावधानी रखें। तो मिला जुला के ये वर्ष मेष राशि वालों के लिए अच्छा होने वाला है। एक और बहुत ही उल्लेखनीय बात ये है कि मेष राशि वालों की शुरू होगी जब शनि का गोचर होगा, तो उनकी 7.5 शुरू होगी। अब 7.5 शुरू होगी तो इसमें इतनी डरने की कोई बात नहीं है। वैसे तो सुन के 7.5 सभी ऐसा लगता है कि ये कितनी खतरनाक बात है, तो लेकिन देखो अगर आप अपने कर्म सही तरीके से करते हो और अगर आप ईमानदार हो तो 7.5 आपका कुछ नहीं बिगाड़ती। 7.5 का पीरियड आप ऐसे समझो कि आपको ना बहुत कुछ करने का अवसर देती है 7.5 की पीरियड। जब 7.5 का पीरियड आता है तो आपको बहुत तरह की चीजें करने का मौका मिलता है, आप नई चीजें सीखते हो। आप इस तरह से समझो जैसे हीरे को तराशा जाता है ना, उस तरह 7.5 ना आपको तराशती है। अगर हीरे को तराशा ना जाए तो हीरा एक कांच का टुकड़ा बन के पड़ा रहेगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। इसी तरह 7.5 की जो 2.5 साल के 3 चरण होते हैं, इन चरणों में इंसान को जो शनि देवता है ना, वो कर्मों के माध्यम से इतना तराशते हैं कि जब 7.5 उतरती है तो वो इंसान एकदम ही अलग इंसान बन के निकलता है और आपको कुछ न कुछ लाइफ में अचीवमेंट जरूर होती है। इसलिए आप 7.5 से डरे नहीं, बल्कि इस समय का पूरा लाभ उठाएं। इस तरह का करने से आपका ये वर्ष तो मंगलमय बीतेगा ही, और जब 7.5 बीत जाएगी तो आप खुद ही महसूस करोगे कि आप एक बदले हुए इंसान बन गए हो, आप पहले से बेहतर इंसान बन गए हो, आपको अचीवमेंट हुई है। ये आपको तब पता चलेगा जब आप 7.5 की पीरियड को सोच समझकर अच्छे कार्यों को सीखने में, अच्छी चीजों में बिताओगे, तब ये पीरियड आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा 7.5 के बारे में ये भी कहते हैं कि जब किसी भी मनुष्य की पहली 7.5 होती है तो वो उसके दादी दादा के स्वास्थ्य को या आयु के लिए हानिकारक होती है, और दूसरी 7.5 उसके माता पिता की आयु और हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती है, और तीसरी 7.5 किसी भी पर्सन के खुद के। तो आप ये तो आपकी जन्म पत्री को देख के ही पता चलेगा कि आपकी कौन सी 7.5 है। यानी कि अमूमन 30 साल में शनि अपनी राशि में वापस आ जाते हैं, तो 30 साल की अवस्था के बाद एक 7.5 अगर लगती है तो 30 साल के बाद फिर दूसरी 7.5 लगती है। तो आप अपनी एज के हिसाब से यह समझ सकते हो कि आपकी कौन सी 7.5 है। इस हिसाब से आपको जो मैंने बताया कि माँ बाप के लिए या दादा दादी के लिए या खुद के लिए आयु और स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं होती है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप
जरूर ध्यान रखें कि उनके लिए क्या करना है, किस तरह के स्टेप्स लेने हैं। अगर इन सारी बातों का ध्यान रखेंगे तो ये वर्ष अच्छा बीतेगा। वैसे अब आपको उपाय क्या करना चाहिए? देखो, उपाय के तौर पे क्या है कि 3 तरह के उपाय होते हैं। पहला उपाय होता है कि ग्रहों के संबंधित आप पूजा पाठ करो। दूसरा उपाय होता है कि पूजा पाठ में ही मंत्र, जप, ध्यान, सारा कुछ इंक्लूडेड होता है। दूसरा होता है ग्रहों से संबंधित जितने भी रिश्ते हैं या जो भी वनस्पतियां हैं, आप उन सबको अच्छे से देखभाल करो, उन सबको नरिशमेंट दो, उन सबके साथ अपने रिलेशनशिप को बढ़ा लो, तो वो ग्रह अच्छे हो जाते हैं। तीसरा है कि आप किसी तरह के स्टोन, किसी उस तरह के रंग के कपड़े, धागे या बाकी और भी जो उपाय होते हैं, जो रेमेडीज होती हैं, ठीक है, तो आर्टिकल से जो रेमेडीज होती है वो आप कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उपाय करने के लिए बस हम अंगूठी पहन ले तो ही उपाय हो जाता है, ऐसा नहीं है। अगर हम उस ग्रह संबंधित पूजा पाठ भी करते हैं या ग्रह के अकॉर्डिंगली, उस ग्रह का जिस तरह का स्वभाव है, जिस तरह की कमियां हैं, जिस तरह की खूबियां हैं, अगर हम उन कमियों को त्याग दें। मंगल की कमी क्या है? मंगल इम्पेशेंट है, मंगल अधीर है, मंगल अति साहसी है, मंगल क्रोध है। तो अगर आप इस पे काबू करें तो मंगल अपने आप ही काबू में आ जाएगा, ठीक है। मंगल के देवता की पूजा करें, ठीक है, उससे संबंधित चीजों का दान करें तो भी मंगल काबू में आ जाएगा। उम्मीद है कि आने वाला वर्ष बहुत बहुत मंगलमय हो। अगली राशि के साथ फिर मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।